हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आज हम प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले गाइस, फटाफट से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप उसको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स और करंट अफेयर्स की सारी लिंक मिलेगी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बाहर, हमारे करंट अफेयर से बाहर आपसे कहीं से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें कवर की जाती हैं। और गाइज, हमारा जीएस का बैच भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 सबकी तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद आपको मेंटोर करेंगे, खुद तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस बैच को और झा सर की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज़, हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके। और हमारी एक्सपर्ट हैं, वो आपकी कॉपीज़ को चेक करेंगे, आपको मिस्टेक्स बताएंगे और साथ ही साथ आपको उसका सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना समझ सके किस किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। सो गाइज़, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, अपना आज का प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद द। संविधान का जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? जो ऑप्शन ए बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन से संबंधित है। कहाँ पे? सरकारी में, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से। ऑप्शन बी फ्री और कंपलसरी, जो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। कौन से बच्चों के? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ऑप्शन सी ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, किसमें? सरकारी में, गवर्नमेंट में, ठीक है। 30% की रिजर्वेशन दी जाती है 93rd में अमेंडमेंट में। और ऑप्शन डी एलोकेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संसदीय स्थान हैं वो किसके लिए क्रिएट किए गए हैं? स्टेट्स के लिए किए गए हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 93rd अमेंडमेंट चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के लिए लाया गया था। 6 से 14 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उसके प्रोविजन दिए गए हैं। तो ए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 और आर्टिकल 31 क्लॉज 1। क्या दिया गया है? लिस्ट 2 जो प्रोविजंस है, क्या दिया गया है कि कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी से उसको हटाया नहीं जा सकता, जो कि लॉ के द्वारा वहाँ पे अथॉरिटी मिली हुई है। तो ये हमारा किस में आता है? ये किससे रिलेटेड है? 31 आर्टिकल 31 क्लॉज 1 से रिलेटेड है। 2 क्या है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस मैटर पे? अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जो जॉब दी जाएगी वहाँ पे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, किस ग्राउंड पे? रेस, रिलीजियस और कास्ट के बेसिस पे। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमें आर्टिकल बताना है, कौन सा है, राइट तो वो है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। थर्ड क्या है? कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे है या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे है, उसमें उनको अपना वो अलग से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको चॉइस दी जाएगी। तो वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 से। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? कि कि किसी भी सिटीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे मना नहीं किया जाएगा, जो कि स्टेट चला रही है या स्टेट से अगर किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ एड मिल रही है, सहायता मिल रही है। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 क्लॉज 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now moving on to our next question. The purpose of the inclusion of directive principles of state policy, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं? क्या उद्देश्य है? ए पॉलिटिकल, राजनीतिक के रूप डेमोक्रेसी के लिए, बी सोशल, सामाजिक डेमोक्रेसी के लिए, सी गांधीयन, गांधीवादी के लिए, या फिर डी सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक
डेमोक्रेसी के लिए। तो डीपीएसपी किसके लिए किया गया है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing articles of the DPSP deals with the promotion of international peace and security? कि कौन सा जो हमारा DPSP है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए 51, आर्टिकल 51 इससे हमें संबंधित देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, जो नौवीं अनुसूची है वो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से संशोधन से लाई गई थी? ठीक है, तो ये कौन से संशोधन से लाई गई थी? फर्स्ट संशोधन, पहला जो संशोधन हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, उससे लाई गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन से जो हमारा संविधान है उसका कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो अपनी एसेंट देते हैं, अपनी हामी भरते हैं क्या? ऑर्डिनेंस में, किसके प्रति? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो इलेक्टोरल जो सुधार होते हैं उसमें, जब व्हेन इट इज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट, जब वो यूनियन कैबिनेट उनको वापस कर देती है बिना चेंजेस के, ठीक है, कोई भी बदलाव किए बिना, तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें उनको अपनी एसेंट देनी पड़ती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? आर्टिकल 123, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये भी गाइस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को देखना पड़ता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। अब किसके रिगार्डिंग? इलेक्शन कमीशन के डिसीजन पे, जिसमें कौन सा डिसीजन? गुजरात जो असेंबली के इलेक्शन थे, वो इलेक्शन को जब रद्द करने की बात की गई थी, तो उस पर वो कौन सा आर्टिकल को रेफर करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे भी कौन से आर्टिकल को वो रेफर करेगा? आर्टिकल 143। आंसर बी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, कि हमारे संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो क्या बताता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है, उसकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है उसका कि वो हर स्टेट को बचाए, किसके? चाहे वो बाहरी कोई एग्रेशन, कुछ दिक्कत है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो बाहरी है या फिर अंदरूनी है, उससे यूनियन को, स्टेट को बचाना है। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 355, अनुच्छेद 355 में ये दिया गया है कि यूनियन को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें यहाँ पे फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, हमें सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट ए में कुछ आइटम दी गई हैं और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है कि कौन से देश से ये चीज़ें हमने ली हैं। पहला है डीपीएसपी। डीपीएसपी किससे लिया गया है गाइज, ये बताना है। फिर बी है फंडामेंटल राइट्स, सी है कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, जो कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है 7th शेड्यूल में, और डी क्या पूछा है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पार्ट्स टू द यूनियन, कि इंडिया क्या है? पूरे राज्यों को मिला के एक पूरा यूनियन माना जाता है, और सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? यूनियन को दी गई है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि डीपीएसपी किससे लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमें देखने को मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इंडिया एज एन यूनियन जो यूनियन के उसके दिया गया है कि ज़्यादा पावर यूनियन के पास है, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा जो संविधान का संशोधन ऐसा कौन सा है जिसमें लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो स्टेट इलेक्ट करती है लोकसभा के मेंबर्स, उनका नंबर बढ़ाया गया है? ठीक है, रेज कर दिया नंबर, कौन से संशोधन के दौरान? तो ये किया गया है 7वें और 31वें संशोधन में, 7th और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये नंबर इंक्रीज कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज, कि कौन सा ऐसा शेड्यूल पूछा गया है, अनुसूची में ये दिया गया है कि स्टेट कौन कौन सी हैं और उनकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है कौन सी अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल। अब हमें चौथे अनुसूची के बारे में बताना है कि चौथे अनुसूची में क्या दिया गया है। क्या उसमें जो यूनियन और स्टेट्स हैं, केंद्र और राज्य की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दूसरा, उसमें लैंग्वेजेस बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडिड हैं। तीसरा, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। और चौथा, कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स की एलोकेशन के बारे में बताया गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा की सीट्स एलोकेट की जाती हैं फोर्थ शेड्यूल में, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स। अब आर्टिकल बताना है हमारे संविधान का कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें एग्जेक्टिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज, कि जो भी स्टेट्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति है, वो इस तरीके से हो एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन। मतलब जो स्टेट की जो पावर है वो इस तरीके से हो कि वो कहीं पे बाधा ना डाले किसकी, यूनियन की एग्जेक्टिव पावर में, यूनियन की कार्यपालिका शक्ति में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 257 हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है, जो ये चीज़ बताता है कि स्टेट अपनी कोई बाधा ऐसी नहीं डालेगी यूनियन के रास्ते में। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, और हमें यहाँ पे लिस्ट 2 में उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट में हमें डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, सेकेंड में हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से देखने को मिल रहा है, समानता का अधिकार। और थर्ड में अनटचेबिलिटी, जो अछूत का है, वो देखने को मिल रहा है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा। अछूत जो है एक देखने को मिल रहा था, वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते। और चौथा, हमें अपॉर्चुनिटी से देखने को मिल रहा है कि अपॉर्चुनिटी की समानता हो कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट में या फिर अपॉइंट किए जाने पे। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमारे कोड्स करेक्टली मैच दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बताना है जो क्या बताता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे की उम्र का कोई भी बच्चा कोई भी फैक्ट्री और माइन या ऐसे कोई काम में जहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है, ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्ट 9 देखने को मिलता है हमारे संविधान का, उसके अंदर क्या पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, और ये क्या कौन से संशोधन से डाला गया है हमारे संविधान में? 1992 1992 अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है। और टू स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि पार्ट 9A नो क जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजन से रिलेटेड है? और उसमें क्या 243 क्यू जो है वो उसमें दो तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है, 243 क्यू। ठीक है, तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 243 क्यू है वो दो नहीं बल्कि तीन प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से हमें कुछ 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें सही बतानी है यहाँ पे कि आर्टिकल 371 371A से 371I जो आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में, क्या वो कुछ रीजन की डिमांड के लिए बनाए गए हैं? उसमें कौन कौन से? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान इंडिया का और यूएसए का, क्या वो डुअल पॉलिसी चलाता है कि यूनियन भी है और स्टेट्स भी हैं? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों में ही यूनियन है और स्टेट हमें देखने को मिलती है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है गाइस, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप हमें सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है, यूएसए में नहीं मिलती। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत है। स्टेटमेंट 3 क्या है? अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ ए सिटीजनशिप। तो जो नेचुरलाइज जो मतलब बर्थ से ही है, तो वो क्या, उसको क्या किया जा सकता है? वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है, क्योंकि वंचित किया जा सकता है बहुत से ग्राउंड्स पे। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमें 98th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है 98th अमेंडमेंट। ठीक है, कि एम्पावरिंग द सेंटर टू लीवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, की सेंटर को ये पावर दी गई है कि वो सर्विस टैक्स लगा सकता है।
ऑप्शन बी क्या है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बेसिकली उनकी रीएडजस्टमेंट के लिए है। ठीक है, किसके बेसिस पर? पॉपुलेशन के बेसिस पर, मतलब बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन का बोला गया है। और ऑप्शन डी क्या है? डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, नई बाउंड्रीज बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें सही बतानी है। कॉन्स्टिट्यूशन के 20 पार्ट्स हैं, 20 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, 20 नहीं 24 पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट 2, देर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल दिया गया है, तो इन ऑल हम देखें तो 390 नहीं बल्कि 395, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, थर्ड हिज 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल जो अनुसूची देखने को मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन के द्वारा लाई गई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन? चेयरमैन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसकी कमिटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू हमें उसके चेयरमैन देखने को मिलते थे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। अब आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच किए होंगे, आंसर देखे होंगे, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो गाइज इसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से आपको पीडीएफ्स भी और इसकी जो वीडियोस की लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड करके कुछ पढ़ सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।